बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको एक दिन लौट कर जाना है और जिसके हुज़ूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। पाकिस्तान के हालात संभलने का नाम नहीं ले रहे और वो लोग जो इस वक्त ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं वो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है तो वह है इमरान खान। और इस जंग के अंदर जहां पर पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, वहीं पर आपको बहुत सारे ऐसे रॉन्ग नंबर्स नजर आएंगे जो इमरान खान को मुसलसल धोखा दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे ऐसे रॉन्ग नंबर्स हैं जो एहतजाज में जाते ज़रूर हैं मगर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता, जिन पर मुकदमात तो बनाए जाते हैं मगर उनकी ज़मानतें हो जाती हैं। और ये रॉन्ग नंबर्स उन टेलीविज़न चैनल्स पर भी आपको नजर आएंगे जिनको बाकायदा तौर पर पार्टी ने बैन किया। ऐसे प्रोग्राम्स में बैठने से सख्त किस्म की हदायत है, लेकिन ये तमाम आपको रॉन्ग नंबर्स वहाँ पर नजर आएंगे। मैंने कल बड़ी तफसील के साथ आपको इन रॉन्ग नंबर्स की जो स्ट्रेटजी है वो आपके सामने रिवील की, और अब यही स्ट्रेटजी आपको शेख वकास अकरम साहब भी हूबहू वही अल्फाज हैं जो आपको बता रहे हैं, बल्कि इन्होंने उन किरदारों के नाम लेकर जो पूरी स्ट्रेटजी है, जिस अंदाज से इमरान खान के खिलाफ आपको ये मैदान में नजर आ रहे, इसे पर्दा उठा दिया है। शेख वकास अकरम साहब ताल्लुक जी इनका झंग से है और ओवर द ईयर्स ये मुख्तलिफ सियासी जमातों में भी रहे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जब सख्त वक्त आया तो ये छोड़ कर नहीं गए। इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। यही इनकी खूबी है कि ये आज इमरान खान के साथ खड़े हैं। अगर आप इस बात से इत्तफाक करते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप शेख वकास अकरम साहब के हवाले से आपका क्या ख्याल है। मुझे याद है किसी दोस्त ने बहुत पहले ये लिखा था कि जब इनकी अपनी ट्रांसपोर्ट जो मौजूद है जंग से लोगों को दी जाए ताकि वो जलसे में एहतजाज के अंदर पहुँच सकें, तो इनकी जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ हैं वो क्यों इस्तेमाल नहीं की गई। और लोगों ने जिनका ताल्लुक जंग से है, हमारे जो लिस्टनर्स, उन्होंने काफ़ी तनकीद की थी। लेकिन इसके बावजूद शेख वकास अकरम उन लोगों में ज़रूर शामिल हैं जो मुसलसल आपको कुर्बानियाँ देते हुए नजर आएंगे। व्यूअर्स, सिविल नाफरमानी की कॉल के हवाले से शेख वकास अकरम ने बड़ी तफसील के साथ बात की है और मैं आपको मुसलसल ये बता रहा था कि सिविल नाफरमानी की तहरीक में जब आप तफसीलात ज़र को लेकर आएंगे और पाकिस्तानी जो बाहर दिहाड़ीदार बंदा है वो अपने ख़ानदान को मेहनत मजदूरी करके, टैक्सी चलाकर, टेक अवेज पे काम करके, मिडिल ईस्ट के अंदर कंस्ट्रक्शन कंपनीज और हाई राइज बिल्डिंग्स पर काम करके अपनी जान जोखों में डालकर, शीशे साफ करके जब पैसा पाकिस्तान के अंदर भेजता है तो उस पैसे से उसका घर चलता है। तो इस स्ट्रेटजी को ज़रूर समझने की ज़रूरत है। और फिर जो लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको ही देखना पड़ेगा, और अगर तरसीलात ज़र नीचे ना गई तो ये आपके खिलाफ बाकायदा तौर पर इस्तेमाल करेंगे। और आज एक स्टोरी बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के एक ऐसे मीडिया हाउस पर लगाई गई जो आपको बता रहे हैं जी कि तरसीलात ज़र में काफ़ी ज़्यादा जो है वो इजाफा हुआ है, और तरसीलात ज़र और इस स्टोरी को बाकायदा तौर पर ऐसी जो हिकमत अमली थी तहरीक इंसाफ की, इसके साथ इनडायरेक्टली जोड़ा जा रहा है। इस खबर के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र मजीद 31% बढ़ गई। अब इसकी डिटेल्स क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन जो बातें मैंने आपको बताई हुई कि जो है ना वो सच साबित हो रही हैं, क्योंकि अब इस नैरेटिव को इस्तेमाल करेंगे इमरान खान के इस ऐलान के साथ, कहेंगे देखो इमरान खान की कॉल के ऊपर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बाकायदा तौर पर इस कॉल को रद्द कर दिया। लेकिन इस कॉल की कामयाबी के हवाले से शेख वकास अकरम क्या कहते हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर ये तासुर टेलीविजन चैनल पर बैठ कर लोगों ने दिया कि इस सिविल नाफरमानी, तरसीलात ज़र नहीं, सिविल नाफरमानी की कॉल को वापस ले लिया गया है। शेख वकास ये कहते हैं कि पहले मरहले में इमरान खान ने तरसीलात ज़र को रोकने के हवाले से महदूद करने का कहा, और जो ज़रूरी है वो तो पैसा आएगा, ठीक है, और ये उनकी ओवरसीज़ को डायरेक्ट कॉल है। शेख वकास साहब ये भी कहते हैं कि हर टीवी चैनल के हर प्रोग्राम में शाम को एक सवाल लाजमी होता है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक का स्टेटस क्या है। अच्छा, शेख वकास ने अब दो टोक इसका बड़ी तफसील के साथ ऐलान किया ताकि आज के बाद कोई एंकर, कोई सहाफ़ी और कोई प्रोपेगेंडा करने वाला ये ना कहे कि सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वापस ले ली और ये इमरान खान की अटल कॉल है, जिसे ख़राब करने के लिए रॉन्ग नंबर्स आपको इंटरव्यूज देते हुए नजर आते हैं। शेख वकास साहब ये कहते हैं कि आप बार बार ये सवाल क्यों करते हैं कि हम इस कॉल को वापस नहीं ले रहे।
2 दिन पहले इमरान खान ने मैसेज भी किया और हम सब ने इसको रीट्वीट किया और इस पे वीडियो पैगाम भी दिया और इसमें भी ये क्लियर किया कि सिविल नाफरमानी की कॉल मौजूद है और इसे कभी भी वापस नहीं लिया गया किसी लेवल के ऊपर। मुज़ाकरात शुरू ज़रूर हुए, लेकिन अगर ये कहा जाए कि सिविल नाफरमानी की कॉल हम वापस ले रहे हैं और मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ये कॉल इमरान खान ने दी और इमरान खान ही इस कॉल को वापस लेंगे। शेख साहब ये भी कहते हैं कि 2 दिन पहले खान साहब का मैसेज आया, हम सब ने इसे रीट्वीट किया, वीडियो पैगाम भी दिया कि ये कॉल किसी सूरत भी वापस नहीं ली गई और आज भी ये कॉल मौजूद है। आज हमारे लकी मरवत से अच्छा अब ये जो शेख वकास साहब है ना, ये ज़रा शरारती भी हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को इसी तरह की शरारत जो है वो करनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ जो पार्टी का डिसिप्लिन तबाह करते हुए आपको नजर आते हैं। इससे पहले भी शेर अफजल मरवत साहब हैं, उन्होंने पार्टी डिसिप्लिन को तबाह किया। लोग जज्बाती होते हैं जी। पहले भी सोशल मीडिया टीम के हवाले से कहा गया कि तहरीक इंसाफ को अगर कोई लीड कर सकता है तो शेर अफजल मरवत साहब हैं और इनको आप देख लें, इनके करतूत पिछले एक बरस से क्या रहे पार्टी के हवाले से। क़यादत जब इनको ज़रूरत पड़ती है तो ये आपको नज़र कहीं नहीं आएंगे और ये चाहते हैं कि सारा क्रेडिट इनको मिले। ये क्रेडिट पार्टी है और क्रेडिट लेने के चक्कर में ये सब कुछ कर रही है और फिर इनके राब्ते भी हैं। मैं आपको ज़िम्मेदारी से ये बात बता रहा हूँ और मुझे ये कहने में कोई याद नहीं है। हमारे बहुत सारे दोस्त जो लकी मरवत से हैं या फिर जो खैबर पख्तूनख्वा के दोस्त हमारे नाराज़ हो जाते हैं जो शेर अफजल मरवत को बहुत फॉलो करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे कोई पार्टी सपोर्ट तो हमारी है नहीं, हम तो हकाइक आप तक लेकर आते हैं और जो तज्जिया हमारा है, जो खबरें हमारे तक पहुँचती हैं और जो हम देख रहे हैं और जो आम बंदा नहीं देख रहा होता पार्टी के अंदर के हालात, वो मैं आप तक लेकर आता हूँ। तो उस तनाजुर में शेख वकास साहब ने भी वही बातें कही और वो क्या कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि लकी मरवत से शरारत की है जिन्होंने, लकी मरवत से रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब ने जो बात की, अगर मेरे भाई शेर अफजल मरवत साहब टीवी पर बात करने से पहले तहकीक कर लेते तो हम सबको आसानी हो जाती और उनके पास मालूमात भी होती कि इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट भी आप देख लें कि ये मेरे अकाउंट पे जारी हुआ, वीडियो पैगाम भी देख लेते तो तमाम टीवी चैनल्स की शायद सुर्खियां भी बना लो तो शायद ये सूरत पैदा ना होती। मुझे नहीं अंदाज़ा कि शेर अफजल साहब ने क्यों ये बात कही, मगर इस पे कोई हकीकत नहीं और सिविल नाफरमानी की कॉल मौजूद है और खान साहब के अहकामात की रोशनी में वो तब तक जारी रहेगी जब तक हमारे मुज़ाकराती कमेटी में संजीदा पेशरफ्त नहीं होती। एक टीवी प्रोग्राम में एंकर को इसी सवाल के जवाब में सिविल नाफरमानी के हवाले से शेख साहब जज्बाती हुए और ऑब्वियसली होना भी चाहिए और उन्होंने कहा कि जनाब मैं सर पर कुरान रखकर आपको कहूँ कि सिविल नाफरमानी की कॉल वापस नहीं ली गई। ये लोगों को ये समझना चाहिए कि कॉल किसी नाली का इफ्तिताह नहीं, गली जो बनती है ना सोलिंग, उसका इफ्तिताह नहीं है जिसका किसी ने फीता लगाने का काटना हो या फिर काम शुरू करना हो, इनॉग्रेशन की वो बात कर रहे हैं। जब खान ने कॉल दी तो इसको डेडलाइन समझा जाए और इस दिन के बाद वो कॉल शुरू हो गई। अब वो इमरान खान के अलावा कोई आदमी इसे वापस जो है वो नहीं ले सकता। जिस प्रोग्राम में ये सबसे अहम जुमला है, क्योंकि शायद वो मेरा ख्याल है कि अफसार आलम साहब के प्रोग्राम में गए और उन्होंने कहा जाकर वहाँ पे कि शेख ये जो कॉल है सिविल नाफरमानी की मौजूद नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमें पार्टी के लेवल पर सब लोगों को मना किया गया है कि आपने इस प्रोग्राम में नहीं बैठना और मेरे इस जिम्मेदारी उठाने से पहले इस प्रोग्राम पर पाबंदी लगाई गई। जो खान साहब के इल्म में है, इस हवाले से पार्टी के मीडिया पर जाने वाले दोस्तों को मुतादिद बार आगाह कर चुका हूँ कि भाईजान तुसी अगर गए हो तो फिर तुसी आप जिम्मेदार होगे और वहाँ पर चूंकि खास किस्म का बयानिया बनता है, क्यों आपको जरूरत पड़ी है कि आप जाए। मैं भी उस लंदन में ना हमारा एक ना यंग एक्टिविस्ट है, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन आप समझ जाएंगे। ये तकरीबन कोई 2-2.5 बरस की बात है। पाकिस्तान के ना मीडिया को बुलाया गया और यहाँ पर मीडिया को इकट्ठा करने का मतलब ये होता है कि पैसे, आप पैसे देंगे तो मीडिया आएगा, अदरवाइज मीडिया नहीं आता क्योंकि ये खबरें इंटरनेशनल बुलेटिन्स में चलनी होती हैं, प्राइवेट इश्तिहारात होते हैं। तो ये यहाँ पर ना जर्नलिज्म और किस्म की है। तो मैंने उस दोस्त को कहा कि यार तुम क्यों परेशान होते हो, इस मीडिया के पीछे भागते हो। तुम जिस मकसद के लिए मैदान में आए हो, तुम खुद एक एंटिटी हो, तुम्हें ज़रूरत नहीं है इस मीडिया की और तुम अपना पैगाम अपने प्लेटफॉर्म से जारी करो। और अल्हम्दुलिल्लाह उस नौजवान ने हमारी बात मानी और आप देख लें कि आज पैगाम किसी मीडिया की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि बड़ी सियासी जमातें उससे खुद रब्ता करती हैं और कहती हैं कि ट्वीट कर दें आपकी बड़ी मेहरबानी, और लोगों की ख्वाहिश होती है। तो ये तहरीक इंसाफ को मीडिया की ज़रूरत नहीं है सर,
चूंकि ये मीडिया इंडिपेंडेंट मीडिया होता है ना, तो फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सवालात उठाए जाते हैं, लोग इंटरेक्ट करते हैं इस मीडिया से। लोग नहीं देखते, कौन देखता होगा पाकिस्तान में समार टीवी को या बाकी टेलीविजन चैनल्स को जहां पर इमरान खान के खिलाफ बयानियां बने। मैं आपको ना इसकी एक दलील भी दे देता हूँ और आपको अच्छी लगेगी, सुनकर अच्छा लगेगा कि पाकिस्तान के अंदर टेलीविजन चैनल्स के ना मालकान है, क्योंकि मैं इस प्रोसेस में कई बरस तक एडिटोरियल पॉलिसीज को समझता रहा, बनाता भी रहा, देखता भी रहा। ये जितने भी आपके बड़े बड़े एंकर्स इस वक्त पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन में आपको नजर आते हैं, एंटी इमरान खान, प्रो इमरान खान, एंटी इस्टेब्लिशमेंट, प्रो इस्टेब्लिशमेंट, इन सब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम किया और करीब से देखा कि ये होता क्या है। और एडिटोरियल मीटिंग्स के अंदर, इन मीटिंग्स के अंदर बयानिए को कैसे आपने लेकर चलना है, ये चीज तय की जाती है। हाल ही में जो टेलीविजन चैनल्स के अंदर इस सब पॉलिसी चल रही है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टेलीविजन चैनल्स के जो रेवेन्यूज है ना जी, वो ड्रॉप कर गए हैं, टीवी कोई नहीं देखता, और रेटिंग सिस्टम जो है वो शायद, अब मुझे किसी ने बताया कि वो तबाह हो गया है और अब वो मौजूद भी उसी तरह नहीं है। सरकार जो एड्स आपको देती है, एडवर्टाइजमेंट देती है, वो ब्राइक के नाम पर आपको एक तरह से रिश्वत दी जाती है। मुख्तलिफ चैनल जो आपका बयानी उठा कर रखेगा, तो पाकिस्तान की आवाम इन टेलीविजन चैनल्स के साथ अब इंटरेक्ट नहीं करती, ना देखती है। नंबर नीचे चले गए, कहाँ जा रही है फिर आवाम? सोशल मीडिया पे आ रही है ना, यूट्यूब चैनल के ऊपर इंडिपेंडेंट सहाफ़ियों को सुनती है, जिनके ऊपर कोई कदगन नहीं, कोई पॉलिसी, कोई एडिटोरियल चेक नहीं है। वो अपने जो बात वो कहना चाहते हैं, जो खबरें डेस्क के ऊपर रोक ली जाती थी, जो डायरेक्टर न्यूज़ के कमरे से बाहर नहीं आती थी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, अब वो स्टोरीज आप टेलीविजन चैनल्स की बजाय सोशल मीडिया पर देखते हैं। तो अवाम कहाँ खड़ी है? टीवी के साथ नहीं, अवाम सोशल मीडिया के साथ खड़ी है। तो सर, इस दलील को आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन प्रोग्राम्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपना बयानिया बनाइए। सर, ये तो प्रोपेगेंडा मशीनें हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोपेगेंडा मशीनें हैं। और एक और दलील भी आपको दे देता हूँ, ये भी सुनकर आपको अच्छी लगेगी, कि इन टेलीविजन चैनल्स ने फैसला ये किया कि यार टीवी तो सारा कोई देखता नहीं, कि क्यों ना हम इमरान खान के नाम को सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करें। आप इनके थंबनेल जाकर देखें, जहां पर इमरान खान फातेह, इमरान खान की कामयाबी का एक और दिन, एंटी इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत पीछे हट गई, यही थंबनेल्स मिलेंगे ना। तमाम टेलीविजन चैनल्स की सोशल मीडिया की जो लाइन है वो टोटली मुख्तलिफ है, क्योंकि वहां से आता है तो पैसा। जितना पैसा ये सोशल मीडिया पे कमा रहे हैं, ये पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया यानी टीवी जो है वो नहीं कमा रहा। ये मैं आपको उन नंबर्स की रोशनी में बता रहा हूँ, जो मेरी गाय बगाए दोस्तों से बात होती रहती है, जो इंडस्ट्री में आज भी काम कर रहे हैं। मैं आपको टेलीविजन चैनल्स के न्यूज़ रूम्स के अंदर की कहानियां बता सकता हूँ ऑन प्रेजेंट डे, कि वहाँ पर जो प्रोफेशनल इक्विपमेंट है, जो सहाफ़ी कभी हुआ करता था, वो तो मर गया। वहाँ पर बच्चों को लाकर बिठा दिया गया, और एक बड़े कमरे से साहब का जो हुक्म आता है, जो व्हाट्सएप पे खबर लिखी लिखाई आती है, उसको इलेक्ट्रॉनिकली एम्बेड किया जाता है और टेलीविजन स्क्रीन पर चला दिया जाता है। तो सर, ये जर्नलिज्म पाकिस्तान के अंदर हो रही है। तो तहरीक इंसाफ को इन प्रोग्राम्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। यही बात शेख वकास अकरम साहब जो हैं वो कर रहे हैं कि क्यों जाते हो, बाकी प्रोग्राम्स में सर जाने की ज़रूरत नहीं, जो आपके बारे में आपकी बात नहीं करता, तो आपने क्यों जाना ऐसे प्रोग्राम्स में जो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा के अलावा और कुछ नहीं है। फिर उन्हें एक और भी बात कही है, बात चूंकि काफ़ी डिटेल्ड है, जो उन्होंने ट्वीट की जनरल बाजवा के हवाले से। जनरल बाजवा के हवाले से उन्होंने कहा कि जिन 40,000 का जिक्र ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं, उन्हें इस कमर जावेद बाजवा नामी इस मक्कार शख्स ने वापसी की राह दिखलाई, जिसके बूट चाट कर सियालकोट का ये गवार पार्लिमान में पहुंचा। अल्फाज बहुत ही सख्त हैं, लेकिन सर हकीकत तो है ना। व्हाट्सएप पे कॉल की, वो खुद उन्होंने बातें ये आपके सामने मौजूद हैं जो कहते रहे। पहली दफ़ा भी आ रहे फ़ोन किया गया, और उसके बाद क्या कुछ हुआ, ये आप जाकर सियालकोट की आवाम, सियालकोट वाले दोस्त हमें बताएं कि आप ख्वाजा आसिफ के बारे में क्या सोचते हैं। फिर ये गवाही आ गई है, चूँकि तालिबान का ये मामला है जिसके ऊपर मुसलसल ये बात जो है वो की जा रही है। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये कि मैंने आपको पहले कहा था ना, ख्वाजा आसिफ जैसे लोग जो हैं, इनको या तो लगाम दें, अगर आप वाकई संजीदा हैं। आज शेख वकास साहब भी वही बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब अगर आप संजीदा हैं तो बात करें, और ऐसे लोगों को जिन्हें छोड़ा गया है कि मुज़ाकराती अमन को सबोताश किया जाए, इससे बात आगे नहीं बढ़ेगी। मैं आज भी इस चीज़ पर कायल हूँ कि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, और आपको मुज़ाकरात से कुछ नहीं मिलना। आप देख लीजिएगा 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 25 दिन के बाद ये दोबारा इसी हुकूमत के खिलाफ जो है आपको स्टेटमेंट्स मिल रही होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से।
तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से जी गवाही आई है सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब की। वो ये कहते हैं कि फैसला सियासी हुकूमत का नहीं, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का था। जिस इजलास में मुज़ाकरात के फैसले होने थे, मैं उसमें मौजूद था। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ टीटीपी से मुज़ाकरात का फैसला कर चुके थे और हमें सिर्फ आगाह किया गया। फैसले कहीं और होते थे, सिर्फ बताया जाता था। खान साहब भी तो ये कहते थे ना कि हुकूमत तो किसी और की थी, हमारा इससे ताल्लुक ही नहीं। और यही वजह इख्तलाफ थी कि इमरान खान ने कहा कि यार ये हुकूमत मुझे नहीं चाहिए, मैं पाकिस्तान की अवाम के पास जाऊँगा, मैंडेट मिलेगा तो हम हुकूमत करेंगे, और अगर मैंडेट नहीं मिलेगा तो अपोजिशन में बैठेंगे। लेकिन हम ऐसी हुकूमत, मांगे तांगे की सियासत और मांगे तांगे की हुकूमत हमें नहीं चाहिए भाई। और इमरान खान ने उस वक्त, ये सबसे बड़ी दलील है, कोई आपको जो मर्जी कहानी सुनाए कि जनाब मैं वहाँ पर मौजूद था, जिस तरह श्री मज़ारी ने कहा कि तालिबान को दोबारा आबाद करने से मुतल्लिक जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ने एक तजवीज़ दी थी, जिस पर एक कमेटी बनी थी, और ये फैसला हुआ था कि उनके साथ कोई मुज़ाकरात और दोबारा आबाद करने का फैसला तब तक नहीं किया जाएगा जब तक मुंतखब नुमाइंदों का इत्तफाक नहीं होता। सर ये मुंतखब होते कब हैं, पहले ये भी कौम को बता दें। तो ऐसे लोग आपको डिरेल करते हुए, जो ओपिनियन है उसको डिरेल करते हुए आपको नजर आएंगे। यानी एक तरह से हमला किया गया है इस पूरे अमल पर कि जनाब किसी शख्स की ख्वाहिश थी और उसने लाकर यहाँ पर आबाद किया। आपको पॉलिटिशियंस की आपको ऐसी गवाहियां जो मिलेंगी, तो फिर ये भी बता दें कि इसके बाद क्या हुआ। इनको ये भी बताना चाहिए था ना कि उस कमेटी ने क्या किया, क्या फैसला हुआ। क्या फैसला ये हुआ कि हम नहीं जाएंगे और उसमें इमरान खान थे। ये बातें आपको नहीं बताते। इनकम्प्लीट नैरेटिव जिससे कंफ्यूजन पैदा हो, वो श्री मज़ारी साहिबा ने ये काम किया। फिर राणा साहब की इसमें गवाही आ गई है, और गवाही वो तारीफ हो जो दुश्मन भी आपकी करे। और राणा सनाउल्लाह ने कहा कि जिस मीटिंग में तालिबान की वापसी के हवाले से ब्रीफिंग और फैसले हुए, उन मीटिंग्स में इमरान खान मौजूद ही नहीं थे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इन मीटिंग्स में वो आना पसंद नहीं करते थे, अपोजिशन से बात करना ना पड़े। पुलवामा वाक़े पर हम 1 घंटा इमरान खान का इंतजार करते। सर ये फैसले कहीं और हो रहे थे। जब ये बात हुई थी ना अभिनंदन को, जब उसने जहाज उसका गिरा, तो उस वक्त क्या हुआ था। अभिनंदन के हवाले से स्पीकर अयाज सादिक साहब ने कही थी ना बात, के वो आए, टांगे जो थी वो कांप रही थी, चेहरे पे पसीना था। तो फैसले तो सर कहीं और हो रहे थे ना। यही बात थी, इमरान खान इन फैसलों को नहीं मानता था, और खान साहब ने हमेशा कहा कि हम इस पर बात जो नहीं करेंगे। अब ये जो पैक्ट कमेटी का मामला है, इस पर भी मैं बताता हूँ, क्योंकि शेख वकास अकरम साहब आज लाइन लाइट हैं जी। एक तो जी क़यादत की सरजनिश हुई है जो बाहर बैठी है, और इमरान खान ने कह दिया है कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो ऑप्शन है वो शेख वकास अकरम ही है, क्योंकि हुकूमत कह रही है कि जी आप लाएं और 4 नाम हमें दें, लिस्ट दें, फिर हम उसमें से देख लेते हैं। अब खान साहब ने ये भी कह दिया है, अंदिया दिया कि अगर पैक चेयरमैनशिप नहीं मिली तो वो कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप से भी इस्तीफा दे सकते हैं। और पैनल के हवाले से अब मजीद बातें आइंदा हफ्ते जो है वो पीटीआई ने ऐलान किया कि वो अपना जवाब आइंदा हफ्ते जमा करवाएगी। मैं भी आपको नई खबर और भी दे देता हूँ, इस पर कल भी बात हुई थी, क्योंकि ये झूठ बोलने की मशीनी टेलीविजन चैनल्स बने हुए हैं। और मुझे कल किसी दोस्त ने बाकायदा ने फ़ोन के ऊपर जो हमारा पब्लिक नंबर है उस पर किसी ने सवाल भी किया कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर क्यों ज्वाइन नहीं करते, आप जैसे लोगों की होता है। सर मैंने 2020 के अंदर ये फैसला कर लिया था, जब मेरी खबरों को दबाया जाने लगा लंदन से, और जो मैं खबरें नवाज शरीफ साहब के हवाले से दिया करता था उसके ऊपर सेंसरशिप की एक तलवार जो है वो मुसलसल लटकी होती थी। और एक बंदे की ड्यूटी थी कि अगर इरफान खबर देगा ना तो उसे पहले फलां बंदा चेक करेगा ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो भी खैर नौकरी कर रहा है बेचारा। और वो बाकायदा खबरें जो थी वो चेक होकर, वेट होकर वो टेलीविजन की स्क्रीन पर आती थी, वो अक्सर तो आती नहीं थी। तो मैंने उस दिन ये फैसला कर लिया था कि हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर पाकिस्तान के हालात को देख रहे हैं तो हम यहाँ से अपनी इंडिपेंडेंट खबरें एज अ फ्रीलांसर काम करें। तो ये एक सिचुएशन थी, लेकिन इस मीडिया की जो असल हकीकत है वो आपके सामने रखना ज़रूरी है। बहुत सारी खबरें हमारी जिन पे जुडिशल कमीशन भी मरे, और इंशाल्लाह मज़ीद खबरें भी कुछ एक सिलसिला हमने एक नया शुरू कर लिया है। 3-4 हमारी डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं, मैं उसको लॉन्च करने जा रहा हूँ, और उसमें इन डेप्थ एनालिसिस भी और आपको खबरें भी मिलेंगी। अब ये जो वसीम बदामी वाला चैप्टर हुआ, साजिद तारड़ साहब ने जो उनसे सवाल पूछे गए उस पर उन्होंने कहा, क्या कहा, नून लीग वाले ज़्यादातर बुजुर्ग हैं जिनको ईमेल लिखनी नहीं आती और ना ही पढ़ना आता है। खान साहब ने बच्चों को नुसरत फ़तेह अली खान की कवालियाँ सुनाई थी जो अब जवान हो चुके। मुझे समझ नहीं आता कि अमरीकी पाकिस्तानियों की अक्ल पर कौन से पर्दे पड़ गए कि जिन्होंने इमरान खान की रिहाई को जहाद बनाया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के नामजद एलची रिचर्ड गिल ने साजिद तारड़ को जालसाज और फ्रॉड करार दिया था और पूछा था कि बताओ कि आखिरी बार कब तुम ट्रंप से मिले थे।
और इस पर साजिद तार ने वसीम बदामी से पूछा तो बताएंगे ट्रंप से आखिरी बार कब मिले। ये वसीम बदामी ने सवाल किया था कि आप आज भी क्लेम करते हैं कि ट्रंप इंतजामिया के नुमाइंदे हैं। तो साजिद तार ने इसका जवाब दिया कि मैं क्यों बताऊं कि रिचर्ड ग्रेनन घरों से भागे हुए लोंढे लिपाड़े हैं। मेरा नाम गूगल करें, मेरा सब सामने आ जाएगा। कल मैं शायद किसी दोस्त ने, हमारे रेगुलर लिस्टर है, उन्होंने लिखा भी था कि जब मैं गूगल पर गया और मैंने साजिद तार का नाम डाला तो गूगल ने बताया कि ही इज़ नॉट एक्टिव सिंस 2016 गालबन। ये किसी दोस्त ने लिखा भी हुआ था। और उससे पहले इनका कोई कुछ है, लेकिन उसके बाद ये मुकम्मल तौर पे आपको एक्टिव नज़र नहीं आएंगे। तो पाकिस्तानी अवाम को जी जड़ा बारों आंदा है ना, और जिसमें वो जो है ना बॉब टाई लगाई होती है, तो लोग समझते हैं कि हाँ जनाब टाई डिफरेंट किस्म की है, तो शायद ये वाकई डोनाल्ड ट्रंप से मिलता होगा। तो दिस इज़ व्हाट आवर पॉलिटिक्स और हमारी जर्नलिज्म जो है वो जनाब ऐसे धाने पर आकर खड़ी हुई है। नजम सेठी साहब ने भी मशवरा दिया जी हुकूमत को कि तमाम लोग गए जी। नवाज शरीफ साहब के पोते का वलीमा भी था, शादी भी थी और तकरीबात हुई जिसमें मरियम का लहंगे पर बात हो रही है। ये अब हमारी जर्नलिज्म रह गई है कि मरियम का लहंगा जी कितना महंगा, ये खबर हमारी पाकिस्तान का मीडिया चला रहा है। तो सर ऐसे मीडिया को आपने क्यों देखना है? तो शेर अफजल मर्वत साहब आप क्यों जाते हैं ऐसे प्रोग्राम्स में? जिन लोगों ने कहा कि हमने सहाफत छोड़ दी, आज उन्हीं के प्रोग्राम से हम बैठे हुए हैं। नजम सेठी साहब ने हुकूमत को मशवरा ये दिया जी कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट समझ बैठी थी कि सारे जजेस उनकी मुट्ठी में आ गए, हुकूमत पहले ही उनके कंट्रोल में है, मीडिया तो है ही, और ट्रंप अमेरिका का इलेक्शन हार जाएगा। लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया, ट्रंप इलेक्शन जीत गया। अब उन्हें चाहिए कि अमेरिका में बेदरेक पैसा खर्च करें, वहाँ पर हालात बेहतर करने की कोशिश करें। वैसे अब बात तो उनके बस से बाहर निकल चुकी है, लेकिन कोशिश करें। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी होगा क्या, बहुत सारे ना ऐसे लोग मैदान में आएंगे कि जनाब हम आपका इमेज जाकर अमेरिका में ठीक करते हैं, और हम थिंक टैंक्स को हायर करते हैं जो अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, जो सहाफ़ी भी हैं, वो ये काम करेंगे। और फिर आपको इसी तरह की खबरें आपको मिलेंगी पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर कि हम जी फ़लाँ को हायर करते हैं, फ़लाँ बड़ा अच्छा बोलता है जी, फ़लाँ के ताल्लुकात हैं वाइट हाउस के अंदर, रिपब्लिकन्स के बहुत करीब है, डोनाल्ड ट्रंप से बड़ी मुलाकातें हैं जी। लॉबिस्ट जो है ना वो इस तरह करते हैं, और फिर उनके ताल्लुकात पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों से भी होते हैं। तो फिर ये खबरें आपको इसी तरह की मिलेगी ना। जर्नलिज्म पाकिस्तान के अंदर सर यही है। बट फजलुर रहमान साहब जीत गए जी, और हुकूमत लेट गई है, और दस्तखत सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत हो गए हैं। और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से गजट नोटिफिकेशन में बताया गया कि सदर पाकिस्तान के दस्तखत के बाद दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का बिल कानून बन गया है। और फजलुर रहमान साहब जिन्होंने इमरान खान के नाम पर लाइमलाइट हासिल की, अब देखना ये होगा कि वो इमरान खान से मिलते या नहीं मिलते। कल वैसे उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी कि मैं सोचूंगा ज़रूर कि मुझे बाकायदा तौर पर अगर कहा जाता है, क्योंकि उनकी हुकूमत के साथ जो लड़ाई थी वो ख़त्म हो गई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो क्लाउट है जी इनका फॉलोअर्स का, जो फजलुर रहमान साहब के हवाले से बड़े जज्बाती थे, वो इन्होंने भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया, और तहरीक इंसाफ के अपने लोगों ने इस्तेमाल हुए। तहरीक इंसाफ अगर एक काम करे ना जी, सारे लोग इंटरनेशनल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस शो करना शुरू कर दे, और फिर सारे इकट्ठे होकर प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में बैठना शुरू करते हैं हर लेवल पर, मुझे नहीं लगता कि हुकूमत जो है वो इसका मुकाबला कर सकेगी। शेर अफजल मरवत की एक अपनी लाइन है, ठीक है जी। केपी के अंदर बहुत सारे धड़े बन चुके हैं, पार्टी के अंदर एक डिसइंटेग्रेटेड फोर्स बनकर जब आप काम करते हैं ना, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि इमरान खान की सज़ा आपको देखने को मिलती है, और अदालतें जो हैं वो फिर मज़ीद दौड़ा लगा रही हैं। और अब तक तो खान साहब को बाहर आ जाना चाहिए था। अगर ये 8 फरवरी के बाद जितने आपको मौके मिले, आई एम सॉरी टू से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर जो बाहर बैठी है, जो लोग फैसले करती है, ये सब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। आप में से कितने लोग इस पर इत्तेफाक करते हैं, अपनी राय का इजहार कीजिएगा। तभी उसे कुछ दिनों से ना बहुत सारे अल्फाज की अदायगी ठीक तरह नहीं कर पाता, मेरे से बोला नहीं जाता। उसकी वजह ये थी कि मेरी एक दांत तकलीफ़ में पिछले 1-1.5 माह से, उसकी एक छोटी सी सर्जरी हुई, रूट कैनाल हुई, और अब मेरी वो जो इन्फेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा फैल गई है, और अनफॉर्चुनेटली ना मैं खा सकता हूँ ना मैं पी सकता हूँ, और बोलने में मुझे ना काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। फ्रीक्वेंसी भी हमारी वीलॉग्स की कम हो गई है, गले में भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ रहती है, सांस भी जो है वो उखड़ जाता है बहुत जल्दी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ गलतियाँ हो जाएँ तो उसे दरगुजर कीजिएगा, दुआ कीजिएगा जल्द से एहतियात हो जाऊँ, और ये जो छोटी-मोटी गलतियाँ, अल्फाज की अदायगी जो है, क्योंकि आपके ना सारे फ़ोनेटिक्स हिल जाते हैं ना,
आपकी जो फ़ोनेटिक्स जो हल्क है, जहाँ-जहाँ से अल्फ़ाज़ निकल रहे हैं, वो सारे आगे-पीछे हो गए हैं। तो इस वजह से कुछ चीज़ें मुझे खुद एहसास होता है और मैं बाद में फिर उसको एडिट जब कर रहा होता हूँ, तो मैं उसको देखता भी हूँ, लेकिन माज़रत चाहता हूँ। अपना ख़्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए।